हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी ताकि आप अपने नीट और बोर्ड्स में पूरे नंबर सिक्योर कर सके और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। और हम बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं, इस समय लगे हुए दिनों रात, और मैं आपको आपकी पताका लहराने में मदद करूंगी। बोर्ड्स वालों तुम्हारा 27 मार्च को एग्जामिनेशन और गारंटी मानो तुम पूरे नंबर सिक्योर करोगे। 3 में नीट वालों तुम्हारा पेपर है और गारंटी मानो कि तुम भी कम से कम 350 नंबर लाओगे ही लाओगे, अगर तुम सब कुछ फॉलो कर रहे हो जो मैं कहती जा रही हूँ। तो आज इस वीडियो का एजेंडा ये है कि आज हम पूरे साइंटिस्ट जो आपके क्लास 12 बोर्ड्स में आने वाले हैं और आपके नीट में आने वाले हैं, क्लास 12 की बायोलॉजी की किताब में दिए हुए हैं, सारे एक साथ कर ले रहे हैं। और इसका पीडीएफ जो कि आपको चाहिए होगा वो मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मेक श्योर कि सारा बच्चा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे टू गेट द पीडीएफ, क्योंकि अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। तो सारे बच्चे मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और हाँ, हमारा नाइजर का बैच शुरू हो चुका है, तो किसी को भी नाइजर की कोचिंग करनी है, पढ़ाई करना है, वो भी बहुत सस्ते में 4000 रुपए में, तो यस सबने ओपन कर दिया है। टेलीग्राम के साथ साथ आपके डिस्क्रिप्शन पे लगी हुई है लिंक, नाइजर की जाइए और एडमिशन लीजिए क्योंकि बैचेस शुरू हो गए। ठीक है। नेक्स्ट इज, सबसे पहले है बेटा जी पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टेक्सोनॉमी, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पे स्टडी की, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। ठीक है, बुक्स ऑफ बायोलॉजी इन्होंने बहुत सारी वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ द बायोलॉजी फॉर द हायर सेकेंडरी स्कूल एनसीईआरटी 1964 में इन्होंने लिखी थी। हायर सेकेंडरी की बुक, ठीक है, हायर सेकेंडरी की बुक लिखी थी इन्होंने, मतलब 12th क्लास की 1964 में। ग्रेगर जोहान मेंडल, इनको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, 1856 से 1863 इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट इज इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं। इन्होंने बोला कि समथिंग जो है वो पास होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, उस चीज का नाम है फैक्टर। बाद में चल के हमने बताया कि ये तो जीन होता है। मेंडल ने टेस्ट क्रॉस नाम जैसी, टेस्ट क्रॉस जो होता है जो ये बताता है कि भैया जो F1 जनरेशन में आया है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो उसके लिए आपको टेस्ट क्रॉस करना होता है। तो टेस्ट क्रॉस भी आपको मेंडल ने ही बताया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेंडल का, जो मतलब ये मेंडल की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है ना बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल ने फैक्टर्स के बारे में बताया था। मेंडल का जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज था, जिसकी वजह से 3 साइंटिस्ट आए, कॉल, कोरेंस, ह्यूगो डेविस एंड वॉन शेमार्क, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज उन तीनों को मिला विद द मेंडल। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेंडल के बारे में आपको याद रखना है। ह्यूगो डेविस, कोरेंस एंड वॉन शेमार्क, 1900 में जब मेंडल का काम अनरिकॉग्नाइज हो गया, मतलब मेंडल का काम जो है ना वैसे नहीं पहचाना गया, तो 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, इन्होंने मेंडल के काम को इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया और उन्होंने बोला कि जो मेंडल ने बताया वो बिल्कुल सही था। 1902 में, ठीक है, मतलब बेसिकली 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सटन एंड बावेरी 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम और जीन्स का जो बिहेवियर होता है वो ऑलमोस्ट पैरेलल होता है। अगर नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम जा रहा है तो क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन होते हैं, तो वो भी नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहा है तो भैया जी जीन भी सेग्रीगेट होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में है तो जीन भी पेयर में होते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था। इनको कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मेंडल ने ये बताया, इन्होंने बताया कि 2 जीन्स के बीच का जो फिजिकल एसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने बोला, मेंडल ने बोला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि जीन सेपरेट होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में इंडिपेंडेंटली जाते हैं। पर इन्होंने बताया, थॉमस एंड मॉर्गन ने बताया कि अगर आपकी जीन्स बहुत पास पास है, टाइटली लिंक्ड है, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो सेपरेट होकर नहीं बल्कि एज इट इज जाते हैं। इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अगर जीन बहुत पास पास है तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है, जीन दूर दूर होंगे तो रिकॉम्बिनेशन होगा, जितने ज्यादा जीन दूर होंगे क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा होगा और रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अल्फ्रेड स्टूटवेंट। अल्फ्रेड स्टूटवेंट इज द स्टूडेंट ऑफ द थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने बताया कि जीन के बीच के डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इन्होंने जीन की मैपिंग करके बताई और इन्होंने ये भी बताया कि पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जीन की क्या लोकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने यूनिट्स भी दी हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर ए और बी के बीच में 2% रिकॉम्बिनेशन है तो यूनिट भी क्या होती है? 2 सेंटीमीटर, नो 2 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, नेक्स्ट इज हैंकिंग।
हेनकिंग ने इन्होंने ये बताया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेनकिंग 1891 में इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे इंसेक्ट की, इन्होंने देखा कि कुछ स्पर्म में एक्स शेप का स्ट्रक्चर है, कुछ में नहीं है। बाद में इस एक्स शेप के स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्स बॉडी या एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने ये बताया कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और इसको 1869 में पता लगा और इसे न्यूक्लिन नाम दिया गया। राइट, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में, ठीक है, विल्किंस एंड आपका फ्रैंकलिन, इनका एक्स्ट्रा डिफ्रेक्शन का डेटा यूज करते हुए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। एक्चुअली यही है हीरो आदमी, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ठीक है, इनका एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा यही इंपॉर्टेंट था, इसको यूज करके इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। एरविन चरगाफ ने क्या दिया, एरविन चरगाफ ने बताया कि बेस पेयरिंग किस प्रोपोजिशन में होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि एडेनिन जो होता है वो डबल स्ट्रैंड के साथ हमेशा थाइमिन से बॉन्ड होता है, ग्वानिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमेशा साइटोसिन से बॉन्ड होता है। हमेशा याद रखिए कि जितना एडेनिन होता है उतना ही थाइमिन होता है, और जितना ग्वानिन होता है उतना ही साइटोसिन होता है, ये हमेशा इक्वल होता है। ये कभी नहीं होगा कि जितना एडेनिन हो उतना ग्वानिन हो, और ये कभी नहीं होगा कि जितना थाइमिन हो उतना साइटोसिन हो, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये वाली बात याद रखिएगा, डीएनए की बेस पेयरिंग ऐसे ही होते हैं। एरविन चरगाफ ने हमको बेसिस की कॉम्प्लीमेंटारिटी बताई कि एडेनिन के साथ थाइमिन, ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन बाइंड होता है। ठीक है, सेंट्रल डोगमा इन्होंने बताया फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि डीएनए से हमेशा आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए के पास सेल्फ रेप्लिकेशन का पावर होता है, तो वापस से डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो डीएनए से आरएनए बनाते हैं उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने क्या बताया, बेसिकली ग्रिफिथ ने बताया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने बताया कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो है डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट इज हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज ने 1952 में अनइक्विवोकल प्रूफ दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जो एक से नेक्स्ट जनरेशन जाता है। ठीक है, और ये कहां पे काम कर रहे थे, बैक्टीरियोफेज पे काम कर रहे थे। मैथ्यू मिजेल्सन एंड द फ्रैंकलिन स्टार, इन्होंने बताया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इन्होंने इश्चेरिचिया कोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, 1958 में इन्होंने बताई थी वाली बात। नेक्स्ट इज टेलर एंड कॉलीग्स, इन्होंने बताया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, पर इन्होंने जिस पर एक्सपेरिमेंट किया वो है विशिया फावा, फावा बीन्स कहते हैं। ठीक है, 1958 में किया था, और इन्होंने सेम चीज बताई थी कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, और इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज किया था। ये वाली बात याद रखिए, देखिए टेलर एंड कलीग्स ने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज किया था, विशिया फावा बीन्स यूज किए थे, और इन्होंने यही बताया था कि डीएनए का जो मेथड होता है रेप्लिकेशन का वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, जिसमें एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया होता है। जॉर्ज गेमो ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। जॉर्ज गेमो एक फिजिसिस्ट थे। इन्होंने ये बताया था कि 4 बेसिस है ना, जिन्हें 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करना है। अगर 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करना है तो 3 न्यूक्लियोटाइड के बने हुए होने चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चलिए, हरिगोविंद खुराना ने प्रूव किया कि जो कोडॉन है, जेनेटिक कोड है, वो ट्रिपलेट होता है। समझ में आ गई बात? इन्होंने एक केमिकल मेथड हरिगोविंद खुराना ने डेवलप किया कि इन्होंने सेल फ्री मीडियम में, बेटा जी, सेल फ्री मीडियम में होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बना दिए। सेल फ्री मीडियम में जहां पर कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर बना दिए, और इससे इनको ये पता चला कि जो जेनेटिक कोड होता है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, मार्शल एंड नीररबर्ग, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन की सिंथेसिस कर ली। ठीक है, समझ में आई बात? और इन्होंने कोड को डेसिफर मतलब निकालने में मदद की कि भैया सही बात है। सोचो, सेल फ्री मीडियम में प्रोटीन बना दिया, उन्होंने सेल फ्री मीडियम में होमो एंड कोपॉलीमर बना दिया। सेवेरो ओकोआ, सेवेरो ओकोआ ने एक एंजाइम बनाया है, और इस एंजाइम का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। बनाया नहीं, खोजा है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि आरएनए को बनाने के लिए इस एंजाइम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो आरएनए नहीं बनेगा। ठीक है, इवन इन्होंने ना सेल फ्री मीडियम में आरएनए की सिंथेसिस कर दी इंडिपेंडेंट मैनर में। ठीक है, फ्रांस जैकोब एंड मोनार्ड, इन्होंने लैक ओपेरॉन सिस्टम के बारे में बताया है। जैकोब एंड मोनार्ड ने लैक ओपेरॉन जो आप पढ़ते हो, जैकोब एंड मोनार्ड ने बताया है। नेक्स्ट इज
फ्रेंड अगेंस्ट सैगर, सैगर ने डीएनए सीक्वेंसिंग की है। क्या किया बेटा जी? सैंगर सीक्वेंसिंग हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। सैंगर सीक्वेंसिंग से डीएनए में क्या सीक्वेंस चल रहा है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्राइम सीन पर अगर कोई डीएनए मुझे मिल गया है तो उसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, सैंगर ने हमको बताया था। ठीक है, इन्होंने डिटर्मिनेशन फॉर द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन, ठीक है, तो इन्होंने सैंगर सीक्वेंसिंग जो है वो बेसिकली प्रोटीन्स के लिए, यस, ठीक है। द फ्रैगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड इन ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस वर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक सेंगर, सेंगर ने डेवलप किया डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है। सेंगर ने प्रोटीन में अमाइनो एसिड की भी सीक्वेंसिंग, तो दोनों चीजों की सीक्वेंस की है, डीएनए की भी सीक्वेंसिंग और अमाइनो एसिड की भी सीक्वेंसिंग। लुइस पाश्चर ने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने बताया कि जो लाइफ होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसमिस किया था, नॉन लिविंग चीजों से कभी भी लिविंग चीज नहीं आ सकती। ओपेरिन एंड हल्डाने ने ये बताया कि प्रकृति में जो लाइफ होती है वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट से आती है, तो आपकी बॉडी में प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक एलिमेंट से आती है, मॉलिक्यूल से, जैसे आरएनए प्रोटीन से। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट इज स्टेनले मिलर ने बताया कि ओपेरिन 1953 में स्टेनले मिलर और हेराल्डी उन्होंने बताया कि जो ओपेरिन हल्डाने कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है कि जो लाइफ होती है वो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर को अगर आप 800 डिग्री सेंटीग्रेड में टंगस्टन इलेक्ट्रोड के साथ लगा दोगे, प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरमेंट दोगे, तो सही बात है आग बन जाएगा, अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन और ग्लाइसिन जैसे अमाइनो एसिड बन के रेडी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ल्स डार्विन जो है कहाँ पे यात्रा कर रहे थे? सी वॉग में, ठीक है। जहाज का नाम है HMS बीगल। डार्विन ने किसके बारे में बात की? प्रकृति उन्हीं को चुनती है जो रिप्रोडक्टिवली फिट होते हैं, मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा होता है वो ज्यादा प्रोजेनी पैदा करता है, ज्यादा बच्चे पैदा करता है, सही बात है ना यार, जो फिट रहेगा वही ज्यादा बच्चे पैदा करेगा कि नहीं करेगा। हेंस तो जिनके भैया जो बचेगा उसके नेचर उसे सिलेक्ट करती है, ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं अपन लोग नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अल्फ्रेड वेलेस क्या थे? ये एक नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने जो मेलाई आर्पिलागो नाम के इंडोनेशियन आइलैंड पे काम कर रहे थे, और सेम टाइम पे जब डार्विन काम कर रहे थे तभी ये भी कर रहे थे, ठीक है। अर्नस्ट हीकल, इन्होंने ये बताया कि भैया एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन, जो अर्नस्ट हीकल ने बताया, इन्होंने बताया कि हर किसी ऑर्गेनिज्म के जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है वो आपके एंसेस्टर में ही होता है। जैसे मान लो हम लोग हैं तो हमारे पास गिल्स होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं जो हर कॉर्डेट में होती है, जो ये बताती है कि हम पूर्वजों से आए हुए हैं। समझ में आई बात? जबकि कार्ल वॉन बियर ने ये बात बिल्कुल डिसअप्रूव की थी, ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी का एम्ब्रियो किसी दूसरे के एडल्ट स्टेज को दोहराए। मतलब अगर फिशेस के पास गिल्स है तो अगर हमारे पास जो गिल स्लिट है वो फिशेस से नहीं आए, इन्होंने डिसअप्रूव की थी, ठीक है। तो कार्ल वॉर्न बियर का ये सीधी ये बात कहनी थी कि अगर आपके पास एम्ब्रियो में कोई कैरेक्टर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरे स्पीशीज के एडल्ट से आया, नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। लेमार्क ने ये बताया, ठीक है, लेमार्क ने बताया कि भैया एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। जिस ऑर्गन को आप ज्यादा यूज करेंगे वो बड़ा होता जाएगा, जिसको नहीं यूज करेंगे वो छोटा होता जाएगा, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, बकवास है, ठीक है। अब इन्होंने इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस मल्थन पॉपुलेशन, ये कहां से आ गया? डार्विन। ह्यूगो डेवरीज ने बताया कि डार्विन ने बोला कि जो म्यूटेशन है वो सिंगल स्टेप होती है, स्लो होती है, ग्रेजुअल होती है, धीरे धीरे होती रहेगी। इन्होंने बताया कि जो म्यूटेशन है वो सिंगल स्टेप हो सकती है, साल्टेशन। इन्होंने बताया कि वेरिएशन अचानक से होता है। ये काम किस पर कर रहे थे? ऑर्निथेरा लेमार्काना में। इन्होंने म्यूटेशन को रीजन बताया नई स्पीशीज आने का। क्लियर है बच्चे? समझ में आई बात? तो सडन वेरिएशन इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्डी विनवर्ग ने बताया कि आपकी पॉपुलेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए जनरेशन टू जनरेशन, और हमेशा एलिलिक फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो 1 होता है। जैसे कि होमोजाइगस पॉपुलेशन है, मान लीजिए P है ना, हेट्रोजाइगस है Q, और आपकी होमोजाइगस पॉपुलेशन डोमिनेंट P है, रेसेसिव Q है, और हेट्रोजाइगस है ये, ठीक है। इनका जो रेशियो होगा या नंबर होगा हमेशा बैलेंस्ड होगा। हार्डी विनवर्ग ये कहते हैं, पर ये बात बिल्कुल गलत है। एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, इनका पूरा नाम ये है, इनिशिएटेड कोलैबोरेशन विद द नॉर्मन बोरलॉग ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फादर ऑफ, बेसिकली एमएस स्वामीनाथन को ही हम ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर मानते हैं, पर इन्होंने कोलैब नॉर्मन बोरलॉग के साथ किया था, और इन्होंने मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ व्हीट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। हिप्पोक्रेट्स, हेल्थ को बहुत समय तक लोग एज अ स्टेट ऑफ बॉडी माइंड मानते हैं ऑब्वियसली। तो हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि बॉडी में ह्यूमर्स का बैलेंस बहुत जरूरी है। ह्यूमर्स मतलब फ्लूइड, कौन कौन से फ्लूइड होते हैं? ब्लड, बाथ, पित्त, कफ, ये सब क्या है? फ्लूइड्स ही तो हैं।
आयुर्वेदा सिस्टम में ये कहा गया कि जिनकी बॉडी में ब्लैक बाइल होता है उनकी बॉडी को फीवर होता है, अच्छा नहीं माना जाता, हिपोक्रेट्स ये कहते थे, ठीक है। विलियम हार्वे ने बोला डबल सर्कुलेशन। विलियम हार्वे ने जब डबल सर्कुलेशन की खोज की, विलियम हार्वे ने जब आपकी उस समय पर जब थर्मामीटर डिस्कवर हो गए तो उन्होंने बोला ऐसा बिल्कुल गलत है कि जिसका ब्लैक बाइल रहेगा उसको बुखार रहेगा, नो दैट इज बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है। समझ में आई बात। नेक्स्ट इज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। कहाँ क्या की थी बेटा जी? एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। स्टेफाइलोकोकस पे वो काम कर रहे थे, ठीक है। एक दिन वो लैब में स्टेफाइलोकोकस को छोड़कर आ गए, छोड़ के चले गए। सुबह आए तो स्टेफाइलोकोकस मर गया था, पर कुछ फजी सी, कुछ रुई जैसी कुछ उगी हुई थी चीज। उनको लगा ये क्या चीज है भाई, उन्होंने वापस से उगाया उसे और बैक्टीरिया डाला उसपे तो बैक्टीरिया मर गया। उन्होंने बोला ये जो चीज है ये है एंटीबायोटिक्स। बायोटिक मतलब लाइफ, एंटी मतलब अगेंस्ट। बट इसका जो फुल पोटेंशियल है बेटा वो अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ने बताया। वर्ल्ड वॉर 2 के समय बहुत सारे सैनिक घायल पड़ रहे थे तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक यूज किया। 1945 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, है ना, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। स्टेनले क्वाइड एंड हार्वर्ड बॉयल फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 1972 में हार्वर्ड बॉयल एंड स्टेनले कोहेल ने बनाई थी, ठीक है। समझ में आई बात? ओके। 1963 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हुई थी। नेक्स्ट इज 1983 में एली लिली कंपनी ने आपका ह्यूमन मेड इंसुलिन बनाया विच इज कॉल्ड एज ह्यूमिलीन। 1990 में फर्स्ट जीन थेरेपी हुई थी, ठीक है, एक लड़की में हुई थी 1990 में। 1996-7 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनी जिसका नाम था रोजी, जो कि 2.4 ग्राम जो है 2.4 ग्राम पर लीटर लैक्ट एल्ब्यूमिन 1 लीटर दूध में मिलाती थी, ठीक है। 1996 में अमेरिका ने धोखे से बासमती राइस पे अपने राइट्स ले लिए थे, जो कि गलत है। रामदेव मिश्रा, ये 2025 नीट में आया था। रामदेव मिश्रा को हम फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन में इन्होंने बताया था, रामदेव मिश्रा का ये है, ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज द 0.025, ये इनका आर वैल्यू होती है, ठीक है। वर्ल्ड हुस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व दिया था, इन्होंने बताया कि जो ग्रोथ कर्व होता है उसका सिग्मॉइड कर्व होता है, ठीक है। कॉनेल ने एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इन्होंने रॉकी सी कोड स्कॉटलैंड में लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बर्नाकल बेनालिस, जो एक प्रकार का ऑर्थ्रोपोड है, डोमिनेट है इंटरटाइडल एरिया में, जो एक्सक्लूड कर देता है बर्नाकल कैथामेलस को, जैसे मतलब सुपीरियर वाले रह जाते हैं, इंफीरियर वाले खत्म हो जाते हैं। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये वो एक्सपेरिमेंट है जो कॉम्पिटेटिव रिलीज के बारे में बात करता है। गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अगर सेम रिसोर्स के लिए लड़ रही है तो जो सुपीरियर होगी वो बचेगी, इंफीरियर खत्म हो जाएगी। मैक ऑथर ने बताया कि भैया आप रिसोर्स पार्टीशनिंग करिए। इन्होंने वार्बलर नाम की एक बर्ड ली, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। इन वार्बलर नाम की बर्ड एक ट्री में रहती थी। उन्होंने बोला कि फॉर एजिंग इनकी चेंज कर दीजिए, मतलब एक जगह का खाना खा ले, एक उसी पेड़ की दूसरी जगह का खाना खा ले, तीसरी जगह का खाना खा ले। तो अगर आप रिसोर्स पार्टीशनिंग कर दोगे तो पांचों की पांचों बची रहेंगी। भाई एक ही जंगल में सारे शाकाहारी रहते हैं, पर कुछ कुछ खाते हैं, कुछ कुछ खाते हैं। लिंडमैन ने बताया 1942 में 10% लॉ, ठीक है। इन्होंने बताया कि हर ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, 90% एनर्जी जो है वो लॉस होती है, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एडवर्ड विल्सन, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ना, इसको पॉपुलराइज ही एडवर्ड विल्सन ने किया था, ठीक है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, 2004। इनके हिसाब से ये पूरा डिटेल है जो उसकी समरी में दिया गया है। अलेक्जेंडर वॉन हेमोल्ट ने क्या बताया कि भैया जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ते जाएगी, पर अप टू द सर्टेन लिमिट, है ना। जब आप एक बार के के पास आ जाओगे, के वैल्यू, ठीक है, के लिमिट के पास आ जाओगे, कैरिंग कैपेसिटी के पास आ जाओगे, उसके बाद नहीं बढ़ोगे। मतलब एक बढ़ोगे तो पहले क्या होगा, पहले कुत्ते आएंगे, सुअर आएगा, बिल्ली आएगा, मुर्गा आएगा, सब आएगा, पर एक टाइम के बाद वही स्पीशीज रिपीट होने लग जाती है ना। डेविड टिलमैन ने एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम पे एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बताया कि जिस प्लॉट में, ध्यान से सुनिएगा, है ना, जिस प्लॉट में जितनी, जैसे उन्होंने बहुत फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने 2 फील्ड्स ली थी। तो एक फील्ड में इन्होंने देखा कि ज्यादा स्पीशीज लगी हुई थी किसी भी ग्रेन की, एक में कम स्पीशीज लगी थी। तो जिसमें ज्यादा स्पीशीज लगी थी उसमें प्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम आ रहा था। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास स्पीशीज है इकोसिस्टम में
तो आपका सिस्टम जो है वो बैलेंस रहेगा। पॉल एहरलिच ने दिया है क्या, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। अगर इकोसिस्टम एक प्लेन है तो उसके कुछ रिवेट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं की स्टोन स्पीशीज। अगर उन स्पीशीज को आप एनवायरमेंट से हटा दोगे तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे अगर आप प्लेन से उसके पंख ही हटा दोगे तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। ये वाली बात इन्होंने बताई थी, ये एक स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो बेटा जी ये पूरे क्लास 12th के क्या है बच्चे, ये पूरे क्लास 12th के क्या है बच्चे बताइए, ये पूरे क्लास 12th के आपके साइंटिस्ट है। हर एक साइंटिस्ट विद द डेट एंड डिस्कवरीज, हर एक साइंटिस्ट डेट्स एंड डिस्कवरी पूरे मैंने आपको क्लास 12 के बता दिए हैं। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया, सफलता अंत नहीं होती है, सफलता घातक नहीं होती, सफलता मिले या सफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहिए क्योंकि आपकी हिम्मत सबसे ज्यादा मायने रखती है। मेक श्योर कि आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर स्कैन कर ले क्योंकि यहीं पर आपको ये वाली पीडीएफ में दूंगी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। और सारे बच्चे प्लीज कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू एंड टेक केयर।